हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पर अभी जो चल रहा है PYQ स्पेशल सीरीज चल रही है। इसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल ये पार्ट 1 चल रहा है। एक हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो DSSB PGT इंग्लिश का पेपर था जो फैब 2024 को हुआ है, उसको हम विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये काफी लेंथी सीरीज हो गई है, एक ही पेपर सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि DSSB में 200 क्वेश्चन का इंग्लिश वाला पोर्शन रहेगा। इसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके CDP से रिलेटेड रहेंगे और 180 क्वेश्चन PGT इंग्लिश में 180 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से रहते हैं। उसमें कुछ अनसीन पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीजें होंगी, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका लिटरेचर का होता है। तो हम जो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही ये विद एक्सप्लेनेशन है, इनसे जुड़े हुए और भी जो चीजें बन सकती है उनको हम देखते हैं, ठीक है। इसलिए तो एक्सप्लेनेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे के एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए, जैसे अभी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वाले सेक्शन का कर चुके थे और पार्ट 3 में ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। 11 से हम शुरू करेंगे फिर से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, द पोएट्री ऑफ विच मेटाफिजिकल पोएट कैन बी अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिनकी पोएट्री के माध्यम से हमें मतलब हमें यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी का एहसास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर राइटर का नाम बताना है और वो कौन से राइटर हैं, वो मेटाफिजिकल पोएट हैं, ये ध्यान रखना है। और उनके जो पोएट्री है या उनकी जो पोएम्स हैं उनसे हमें यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी का एहसास होता है या फिर हम उसे फील कर पाते हैं। ऑप्शन है जॉन डन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन, ठीक है। जॉन डन को हम ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं मेटाफिजिकल एज के या फिर मेटाफिजिकल पोएट इनको कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिकल की, ठीक है। मतलब ये जो टर्म आई है मेटाफिजिकल, इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली तो जैसा कि आप देख रहे हो मेटाफिजिकल, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर मेटा और फिजिक्स बोल सकते हैं, फिजिकल बोल सकते हैं, एक तरीके से ये बोला जाएगा मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा मतलब बियॉन्ड, किसी मतलब जो हमारी कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट की जो चीजें हैं उनसे परे अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं, जैसे कोई सुपरनेचुरल थिंग्स के बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो मेटा है, बियॉन्ड, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं फिजिकल या फिजिक्स की, तो रेफर टू आर फिजिकल वर्ल्ड, मतलब हमारे भौतिक जगत से रिलेटेड है, फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित है फिजिक्स या फिजिकल, ठीक है। सो मेटाफिजिक्स मीन्स या मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड अवर वर्ल्ड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब हमारे जो वास्तविक चीजें हैं ना, हमारे संसार में जो घटने वाली घटित जो वास्तविक चीजें हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है, उससे परे की चीजें, ठीक है, उससे बियॉन्ड होकर अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं या कोई राइटर उससे बियॉन्ड वाली चीजों पे कोई पोइट्री वगैरह लिख रहा है, तो वो मेटाफिजिकल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट उसको कहा जाता है। अब मेटाफिजिकल एज जो थी, इसकी स्पेशलिटी या फिर कहें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या हो सकती हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की। तो इसकी विशेषताएं होती हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्ट होती है, ठीक है। द यूज ऑफ कंसीट, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का यूज किया जाता है, गॉड को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सुपर नेचुरल जो चीजें होंगी वो भी मेटा से बिलोंग करेंगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी को माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड और मतलब इसमें ना एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, किस चीज के बीच में? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बीच में। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब जिनका कोई
फिजिकल कोई आकृति, कोई शेप नहीं है, मतलब ऐसे आइडियाज है जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो जो वर्तमान में घटित घटनाएं हैं, वर्तमान जो वर्ल्ड है उससे परे हैं। ठीक है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वर्सेस किस किस में कॉन्फ्लिक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वर्सेस द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल जो हमारा वास्तविक जगत है, वास्तविक जगत और जो हमारा विचार में है, विचार में जगत है, उन दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है मेटाफिजिकल एज में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसकी क्या स्पेशलिटी है, तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, आप समझ सकते हो कि मतलब थॉट्स की जो यूनिफिकेशन है या सेंसिबिलिटी जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ स्टाइल ऑफ पोएट्री द फ्लोरिस्ड इन द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। मतलब ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ना, ये एक पोएम लिखने का एक स्टाइल है जो 17th सेंचुरी में उभर कर आता है, फ्लोरिस्ड होता है। स्पेशली द पोएट्री इज नोन फॉर इट्स हाईली इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेशन नेचर। ठीक है, किस लिए इस पोएट्री को जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्री को अगर हम देखें किस लिए, इसकी स्पेशलिटी क्या है, किस लिए जाना जा रहा है, तो इसके ये मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल है पहली बात, मतलब इसमें विचारों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, हम जो वर्तमान में चीजें हैं ना, उनसे परे की चीजें, घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। पोएट इमेजिनेशन में जी रहा है, इमेजिन वर्ल्ड पे फोकस कर रहा है। ठीक है, इमेजिनेटिव नेचर पे, फॉर इट्स यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसेप्ट, इसलिए इसे जाना जाता है मेटाफिजिकल एज को। अब ये बात होगी आपकी मेटाफिजिकल एज की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की जॉन डन स्पेशली इसके सुप्रीम राइटर माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के। ठीक है, अब जॉन डन अगर हम सबसे पहले देखें कि इनका लाइफ स्पेन क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 22 जनवरी 22 जैन एंड 1572 में बॉर्न है ये, और 31 मार्च 1631 ठीक है इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, एना मोरे। इन पे भी काफी सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, वो भी ध्यान रखना है। एना मोर बोल सकते हो, मोरे बोल सकते हो। ठीक, तो जॉन डन से रिलेटेड ये चीजें हैं। अगर जॉन डन की फेमस वर्क के बारे में बात करें, इनकी जो फेमस पोएट्री है, वर्क है, तो उसमें नाम आता है द वैलेडिक्शन ऑफ फॉरबिडन मॉर्निंग का। ठीक है, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। द फ्ली है, द सन राइजिंग है, और भी बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं इन्होंने, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात हुई जॉन डन की। ठीक है, चलते हैं। अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल पोएट्स, भाई और भी तो मेटाफिजिकल पोएट्स हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड और कौन से पोएट्स हैं, तो ये जो टर्म है ना मेटाफिजिकल पोएट्स की, ये कॉइन की गई थी सबसे पहले। स्टार्टिंग में जो ये टर्म है जो कॉइन की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, वेट अ मिनट, यस, सैमुअल जॉनसन के द्वारा इसको कॉइन किया गया था। किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन ठीक है, 1779 में। टू कैटेगराइज अ लूज कलेक्शन of 17th century poets that shared similar characteristics। ठीक है, तो ये टर्म सैमुअल जॉनसन के द्वारा कॉइन की जाती है, लेकिन जो क्रेडिट जाता है या फिर इसको एम्फेसाइज करने का जो क्रेडिट जाता है वो जॉन डन पे जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज, wait a minute, yes, identify the poet of the following line taken from the poem titled Dover Beach। देखिए लाइन भी गिवन है। इनफैक्ट अगर इनके राइटर का नाम आपको सीधे सीधे पता है, जैसे वर्क से हमें राइटर का नेम पता रहता है, तो उससे भी आप गैस करके बता सकते हो कि डोवर बीच किसने लिखा है। अगर भले ही आपको लाइन याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेशन में है कि अगर आपको पर्टिकुलर राइटर के वर्क पता है, तो आप राइटर की पहचान कर सकते हो। डोवर बीच किसने लिखा है, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। अब इसकी अगर हम लाइंस की भी बात करें, तो लाइंस पे आप देख सकते हो सकता है कई बार ये पोएम का नाम ना दे, डोवर बीच ना दे, तो आपको लाइन भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड is gone, the cliff of
England stand glimmering the and washed out in the tranquil way. ठीक है, ये लाइन डोवर बीच से है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये लिखा गया है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें मैथ्यू आर्नोल्ड की, तो इनका लाइफ स्पैन क्या है, 1822 बॉर्न है ये और 1888, ठीक है, डेथ हो जाती है इनकी 1822 टू 1888। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद होना चाहिए। इनका जो नाम जुड़ा हुआ है ना, वो रग्बी चैपल जैसे वर्क से समझोगे आप। रग्बी स्कूल से इनका जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है। वो क्यों जुड़ी हुई है कि इनके जो फादर थे, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड के, उनका नाम क्या है, थॉमस आर्नोल्ड। थॉमस आर्नोल्ड, ठीक है। Thomas Arnold was appointed as a headmaster of rugby school, ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाता है थॉमस आर्नोल्ड को हेडमास्टर के रूप में रग्बी स्कूल के, ठीक है। इस स्कूल का भी इन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड ने काफी वर्णन किया है अपने वर्क्स में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम आगे देखें तो आर्नोल्ड की वाइफ का नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, फ्रांसिस ल्यूसी, ठीक है, एक सेकेंड, फ्रांसिस ल्यूसी, ठीक। In 1852, his second volume of poems, Empodicals on Etna and Other Poems, were published. ठीक है। In 1853, he published poems on new edition. और इनके और क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हो सकते हैं, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है, जैसे डोवर बीच भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप मैथ्यू आर्नोल्ड को पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ आपको डोवर बीच पढ़ना ही होगा। साथ ही सोहराब एंड रुस्तम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, रग्बी चैपल, ये ऐसे वर्क हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इन वर्क्स को पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोवर बीच की, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में हमने जाना, और इनका ये जो वर्क है डोवर बीच, जहां से ये लाइंस ली गई हैं, ये वर्क कैसा है, तो डोवर बीच इज अ लिरिकल पोएम। ये पब्लिश होती है 1867 में। किसमें, मतलब ये सेपरेटली पब्लिश नहीं होती है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का एक पोएटिक कलेक्शन पब्लिश होता है, उसी के अंदर ये पोएम भी पब्लिश होती है। तो इनके पोएटिक कलेक्शन का नाम क्या था जो 1867 में पब्लिश होता है, इनके पोएटिक कलेक्शन का नाम था न्यू पोएम्स, और न्यू पोएम्स के अंदर ही ये पोएम भी पब्लिश होती है। अब ये जो टाइटल लिया गया है, ये इनके, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें ना ऑटोबायोग्राफिकल फीचर भी हैं, ठीक है। इन्होंने अपने रियल लाइफ से रिलेटेड जो एक बीच है डोवर बीच, उसको लिया है, उससे ये नाम आया है डोवर बीच, ठीक है। तो अब यहां पे देखोगे द टाइटल लोकेटेड the subject of the poem's description opening line in the shore of the English ferry port of Dover। तो डोवर का एक बीच है, आप कह सकते हो सी पोर्ट है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो कहाँ पे स्थित है, कैंट में स्थित है, ठीक है, इंग्लैंड में। फेसिंग कैलीज इन फ्रांस, सॉरी कैंट फ्रांस में ये है। ये जो जगह का नाम यहाँ पे बताया गया है, ये कैंट फ्रांस में स्थित है। डोवर पोर्ट है जिसके बारे में इन्होंने अपने टाइटल में डिस्कशन किया है। अब ये इनसे कैसे जुड़ा हुआ है, मैथ्यू आर्नोल्ड से कैसे जुड़ा हुआ है, तो आर्नोल्ड जो है स्पेंट हिज हनीमून इन 1851। यहाँ पर ये अपने हनीमून के लिए जाते हैं 1851 में, मैथ्यू आर्नोल्ड, और इसी को इन्होंने अपने मतलब पोएम का टाइटल लिया है। इट कंसिस्ट ऑफ, अगर आप देखोगे ये पोएम जो है टोटली 4 स्टेंजाज में लिखी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजाज, लेकिन इसमें कोई इक्वल राइमिंग स्कीम या फिर कोई इक्वल लेंथ नहीं है स्टेंजाज की, किसी में 4 लाइन, किसी में 5 लाइन, इस तरीके से लेंथ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हर एक स्टेंजा की लाइन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनइक्वल लेंथ में है। दैट फॉलो द ebbs and flow of the speaker's thought and feelings, ठीक है। मतलब इसमें फ्री वर्स में लिखा गया कह सकते हो आप। 4 स्टेंजाज हैं, लेकिन स्टेंजाज की लेंथ जो है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी डोवर बीच से रिलेटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम
द एसे ऑन क्रिटिसिज्म। आप देख सकते हो वो एक शिफ्ट के एक ही सिमिलर पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस एसे ऑन क्रिटिसिज्म में। अगर आपने पिछले पार्ट्स भी देखे हैं इस सीरीज के तो उसमें भी आपने कई सारे क्वेश्चन इसके देखे हैं जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा हुआ एसे ऑन क्रिटिसिज्म वर्क है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाए, ये द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पॉप, ये जो लाइन है ना वो अलेक्जेंडर पॉप से ली गई हैं। आस्क क्रिटिक्स टू अबाइड बाय द नेचर। अब देखिए, फर्स्ट फॉलो नेचर एंड योर जजमेंट फ्रेम by her just standard which is still the same. This incomplete definition of nature was called upon by John Dennis, who was the contemporary of Pope. An English critic identified the essay in which he attacked Pope's ambiguous idea of nature. देखिए, ये जो लाइन्स है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। ये जो लाइन्स है ना एसे ऑन क्रिटिसिज्म की, ये दो लाइन दी गई हैं, लेकिन इन्होंने जो अलेक्जेंडर पॉप हैं इन लाइन्स के द्वारा इन्होंने काफी चीजें मतलब गोलमाल कर दी है, एक तरीके से इन्होंने क्लियर नहीं करा है नेचर की डेफिनेशन को, और इसको एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन माना गया है। ठीक है, नेचर के बारे में ये जो लाइन है ये इनकम्प्लीट है, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं रख पा रही है। क्या है, फर्स्ट फॉलो नेचर एंड योर जजमेंट फ्रेम बाय हर जस्ट स्टैंडर्ड विच इज स्टिल द सेम। तो इसीलिए यहाँ पे देखो नीचे कहा गया है दिस इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ नेचर, ये जो नेचर की एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वाज कॉल्ड अपॉन बाय जॉन डेनिस। तो जॉन डेनिस कौन है, जॉन डेनिस एक राइटर हैं जिन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज किया है इस चीज के लिए, अलेक्जेंडर पॉप को ये क्रिटिसाइज करते हैं इस पर्टिकुलर नेचर की डेफिनेशन के लिए। हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ पॉप, अलेक्जेंडर पॉप के ही ये कंटेम्प्रेरी थे। एंड एन इंग्लिश क्रिटिक, इंग्लिश क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इन्हें। आइडेंटिफाई द एसे, अब उस पर्टिकुलर एसे को आइडेंटिफाई करना है इन विच ही अटैक पॉप्स एम्बिगुअस आइडिया ऑफ नेचर, जिसमें ये पॉप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं किस चीज के लिए, पॉप के एम्बिगुअस आइडिया ऑफ नेचर के लिए इन्हें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हमें किस चीज के बारे में आंसर देना है, हमें जॉन डेनिस का वो पर्टिकुलर वर्क बताना है जिसके अंदर उन्होंने अलेक्जेंडर पॉप को उनका वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म को लेकर क्रिटिसाइज किया है। अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्क हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंड सैटिरिकल अपॉन अ लेट rhapsody called an essay upon criticism, या फिर रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंड एम्बिगुअस अपॉन अ लेट rhapsody called an essay upon criticism। देखिए यहाँ पे ये चीज तो आपको सिमिलर मिल रही है सब में, essay upon criticism, essay upon criticism, an essay upon ambiguity, an essay upon criticism। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी तो छोड़ो, essay upon criticism है ये। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां से देखना है। ठीक है, एक ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है वो। ठीक है, अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द आंसर की वो है रिफ्लेक्शंस क्रिटिकल एंड सैटिरिकल अपॉन अ लेट rhapsody called an essay upon criticism। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पे बेसिकली जॉन डेनिस के बारे में समझ लेते हैं, बाकी तो इनका वर्क है, ये इस वर्क का कंप्लीट टाइटल है ये जॉन डेनिस के द्वारा जो वर्क लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंड सैटिरिकल अपॉन अ लेट rhapsody कॉल्ड एन एसे अपॉन क्रिटिसिज्म। ठीक, तो जॉन डेनिस कौन है, ये इन्हीं के अलेक्जेंडर पॉप के ही कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1657 में बॉर्न है ये, 1734 में डेथ हो जाती है इनकी, ये 3 है 34। ठीक है, इंग्लिश क्रिटिक हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, हुज इंसिस्टेंस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैशन इन पोएट्री लेड टू अ लॉन्ग क्वेरल विद अलेक्जेंडर पॉप। मतलब ज्यादातर इन्होंने अलेक्जेंडर पॉप के वर्क्स को क्रिटिसाइज किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसे ऑन क्रिटिसिज्म से एक और क्वेश्चन बना है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए इसमें ना ऑप्शन नहीं गिवन है, वो देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन के नंबर नहीं गिवन है, ये ए हो गया, ये बी है, ये सी स्टेटमेंट है, ये हमारी डी स्टेटमेंट है, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है पॉप्स द एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज नन फॉर इट्स ब्रिलियंट एपिग्राम। आप जानते ही हो कि हमने जब एसे ऑन क्रिटिसिज्म पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि ज्यादातर इन्होंने एपिग्राम का यूज किया है। ठीक है, एपिग्राम क्या होते हैं? एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट। जैसे हम गागर में सागर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो गागर में सागर भरने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जिनकी मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर कोई विटी चीजों को बता देना। ठीक है, इस चीज को हम एपिग्राम बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर पॉप का ये जो वर्क है ना, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें बहुत सारे इन्होंने एपिग्राम लिखे हैं। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज मेंशन इन द गिवन वर्क। अब आपको ये बताना है कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म से इनमें से कौन सा एपिग्राम है। पहला है द ट्रुथ इज रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल। ठीक है, तो पहला ये आपको बताना है कि क्या ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म से है या नहीं। नेक्स्ट है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। Next is to err is human, to forgive divine. Next is no one is completely unhappy at the failure of his best friend. तो आप पहचान ही गए होंगे, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो उसमें हमने काफी सारे इनकी जो एपिग्राम थे ना एसे ऑन क्रिटिसिज्म से, उन पर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। आपने यूपीटीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी देखी होगी कई बार, और इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो देखोगे आप एपिग्राम है, फिगर ऑफ स्पीच तो है ना। तो और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एपिग्राम है, ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म से है। क्या है? टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कई बार इसको ना एंटीथेसिस में भी लगा दिया जाता है। ठीक, बाकी के अगर हम एपिग्राम्स की बात करें या बाकी के स्टेटमेंट की बात करें, वो कहां से हैं? तो जैसे आप ऑप्शन ए देख रहे हो, द ट्रुथ इज रियरली प्योर एंड नेवर सिंपल। तो ये कहां से लिया गया है? ये इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने ये लिखा है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट फर्स्ट वाली। अगर हम सेकंड की बात करें, इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये कहां से है? ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। उनके कौन से वर्क से है ये भी आपको पता होना चाहिए। एज यू लाइक इट से है। ठीक है, किसने कही है, किसके द्वारा कही गई है ये लाइन? एज यू लाइक इट से है, विलियम शेक्सपियर ने के द्वारा लिखा गया जो वर्क है। और किसके द्वारा कही जाती है एज यू लाइक इट में? जैक्स के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड ये हो गया। अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन देखें, ये कहां से ली गई लाइन है? नो वन इज कंप्लीटली अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो देखो, मतलब एक ट्रूली स्टेटमेंट है। आप देखोगे, नो वन इज कंप्लीटली अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। और ये कौन कहते हैं? ये स्टेटमेंट है ग्रैंचो मार्क्स की। हालांकि ये ब्रिटिश राइटर नहीं है, देख सकते हो आप, ग्रैंचो मार्क्स, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया वर्क है। ठीक है, इट इज अ पोएम इन द स्ट्रक्चर ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, आपको पता ही है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एक पोएम है, आइमिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इट इज रिटन इन अ हीरोइक कपलेट। ओके, आइमिक पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट, 2 राइम्ड लाइन ऑफ आइमिक पेंटामीटर। ठीक है, यूजिंग अ सीरीज ऑफ एपिग्राम। तो ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म अपने एपिग्राम्स के लिए ज्यादा फेमस है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए 15 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑगस्टन राइटर हु इज नन फॉर हिज सक्सेसफुल ट्रांसलेशन ऑफ होमरिक पोएम इनटू हीरोइक कपलेट। इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर राइटर का नाम बताना है जो, एक तो पहली बात, वो अगस्टन राइटर है, अगस्टन एज से बिलोंग कर रहा है, और उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसलेट किया है होमरिक पोएम्स को। किस चीज में ट्रांसलेट किया है? हीरोइक कपलेट में। तो उस पर्टिकुलर राइटर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, जॉन गे, अलेक्जेंडर पॉप, वॉल्टेयर।
तो ये जो राइटर हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर पॉप है। ठीक है, अगस्टिन राइटर की बात हो रही है, अलेक्जेंडर पॉप हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया होमरिक पोएम्स को हीरोइक कपलेट्स में। ज्यादातर आप देखोगे बहुत सारे वर्क्स में ना अलेक्जेंडर पॉप ने हमेशा ज्यादातर हीरोइक कपलेट का यूज किया। जैसे अभी हमने एसे ऑन क्रिटिसिज्म को पढ़ा, उसमें भी उन्होंने हीरोइक कपलेट में ही सारी चीजें लिख रखी हैं, एपिग्राम्स जो लिखे हैं हीरोइक कपलेट में लिखे हैं। ठीक है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। बाकी आप अलेक्जेंडर पॉप के बारे में जानते ही हो। ठीक है, हमने पहले काफी टाइम डिस्कस किया है। अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। अगस्टन एज किस एज का पार्ट है या किस एज से बिलोंग करता है, तो आप समझ सकते हो न्यू क्लासिकल। कई बार ना ऐसा होता है कि अगस्टन एज ना पूछ के वो पूछते हैं किस एज से बिलोंग करते हैं और ऑप्शन में दे देते हैं न्यू क्लासिकल एज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये न्यू क्लासिकल का ही पार्ट है, अगस्टन एज जो है न्यू क्लासिकल एज का। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यू क्लासिकल एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंप्लीट एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो था वो क्या था? द रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, सेकंड पार्ट जो था वो क्या था? अगस्टन पीरियड। एंड थर्ड पार्ट क्या है? एज ऑफ जॉनसन। तो अगस्टन पीरियड से रिलेट कौन कर रहे हैं? ये अलेक्जेंडर पॉप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। 16 इज द टर्म्स एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखिए फिर से ये टर्म आ रही है सेंसिबिलिटी की, अभी हमने पीछे भी देखा था, एक क्वेश्चन इस पे ही था। द टर्म एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी केम फ्रॉम एन एसे रिटन बाय टी.एस. एलियट। ये दोनों ही जो टर्म है ना वो एक पर्टिकुलर एसे से आई हैं, और वो एसे किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है। विच ग्रुप ऑफ राइटर इज एसोसिएटेड विद दीज टर्म्स। तो वो कौन से राइटर्स का ग्रुप है जिसके लिए ये टर्म्स कॉइन की गई हैं? ऑप्शन है पोस्ट कॉलोनियल राइटर, द रोमांटिक पोएट्स, द एवेंट गार्ड राइटर, या फिर द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो सिंपली आप जब भी सेंसिबिलिटी की बात करते हो, एसोसिएशन हो चाहे डिसएसोसिएशन हो, वो कौन है? मेटाफिजिकल पोएट्स ही हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेटाफिजिकल पोएट से रिलेटेड है, टी.एस. एलियट ने इसके बारे में लिखा है। और अगर हम मोस्ट ऑफ द जो फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले नाम किसका आता है? डन का आता है, जॉन डन का। ठीक है, और मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन है? तो आप नाम सुना होगा आपने एंड्रयू मार्बल का, एंड्रयू मार्बल। ठीक है, और कौन है? अब्राहम कॉले हैं, रिचर्ड क्रूसो हैं, कॉले हैं। ठीक है, रिचर्ड क्रूसो, ये सारे कौन हैं? ये हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। अब मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन किसको रखा जाएगा? ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में किसको शामिल किया जाएगा? तो एनी ऑफ द पोएट इन 17th century इंग्लैंड हु इंक्लाइंड टू द पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंसंट्रेशन दैट इज डिस्प्लेड इन द पोएट्री। ठीक है, तो ऐसे राइटर जो 17th century से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में या कंसंट्रेशन लाइफ के बारे में या फिर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में लिखा है, ऐसे पोएट्स को हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे मेटाफिजिकल पोएट के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में भी जिक्र कर ही लिया था। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट राइटर कौन है वो भी हमने देखे। अब बात करते हैं हम टी.एस. एलियट की। ठीक है, क्योंकि एलियट ने ही ये इन कॉइन को कॉइन किया है इन टर्म्स को। ठीक है, तो टी.एस. एलियट के बारे में आपको जानना होगा। और टी.एस. एलियट स्पेशली हो सकता है कि ये टर्म पूछ ली जाए आगे, क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने कॉइन की है? टी.एस. एलियट ने। ठीक है, टी.एस. एलियट जिनका कंप्लीट अगर नाम पूछ लिया जाए, कभी कभी नाम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, थॉमस स्टर्न एलियट, ये आपको पता होना चाहिए, थॉमस स्टर्न एलियट। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कब से कब तक है? 1888 टू 1965। ठीक है, 1888 से लेकर 1965। और ये किससे रिलेटेड है? मॉडर्न एज से। ठीक है, मॉडर्न एज से रिलेटेड है, 20th century पोएट हैं टी.एस. एलियट। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दो इनके जाने जाते हैं। हालांकि काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट 2 हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो कौन से हैं? द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉफ
1915 में आता है, और द वेस्टलैंड, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये 1922 में आता है। ठीक है, और कौन से वर्क हैं इनके? मॉडर्न कैथेड्रल के बारे में सुना होगा आपने, 1935 में आता है। द हॉलो मैन है, 1915 में आता है। फोर क्वार्टेट है, 1943 में आता है। ठीक, और किस लिए फेमस है टी.एस. एलियट? तो आप इनके अवार्ड्स के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, अवार्ड टी.एस. एलियट के, तो पहला नोबेल प्राइज मिलता है इन्हें, नोबेल प्राइज विनर है, सॉरी नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1948 में लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। और एक और अवार्ड मिला था इन्हें, ऑर्डर ऑफ मेरिट का, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये कब मिलता है? 1948 में, सेम ईयर में दोनों अवार्ड इन्हें मिलते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 is select the option that is not a characteristics of essay on criticism by Alexander Pope। तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था essay on criticism। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स essay on criticism का नहीं है। ऑप्शन है, it puts the classical authors on a pedestal, praises and the ancient and glorifies them as models to be followed. Next है, it was published in 1712. It contained many popular magazines which are quoted in the Oxford Dictionary of Quotations. It is composed in heroic couplet। देखो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो वर्क है वो भी हीरोइक कपलेट में है और एपिग्राम्स लिखे गए हैं ज्यादातर। ठीक है, पॉपुलर है ये अपने मैगजीन्स के लिए, एपिग्राम के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फोर्थ एंड थर्ड दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, इट पुट्स द क्लासिकल ऑथर ऑन पेडेस्टल, प्रेजेस द एंशिएंट एंड ग्लोरीफाइज देम एज अ मॉडल टू बी फॉलोड। दिस इज आल्सो करेक्ट। बस यहाँ पे रॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या मिस्टेक है? तो इसमें कहा गया, देखो इट वाज पब्लिश्ड इन 1712, बल्कि ये 1712 में पब्लिश नहीं होती है। ये कब पब्लिश हुई थी पोएम? 1711 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 12 में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है अलेक्जेंडर पोप का? तो फर्स्ट वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712, और फिर इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आता है द रेप ऑफ द लॉक का, वो आता है 1714 में। वो ध्यान रखना है। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और इसका पब्लिकेशन ईयर है 1711। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि अलेक्जेंडर पॉप को ही अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस पर्टिकुलर पेपर में एक भी क्वेश्चन उसने रॉन्ग नहीं किया होगा उनका। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपने पॉप से रिलेटेड देखे, फिर आपने मेटाफिजिकल पोइट्री से देख लिए, एडमंड स्पेंसर के भी काफी सारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हो कि एक ही पर्टिकुलर राइटर से कितने सारे क्वेश्चन इन्वेंट हो गया है। इनफैक्ट एक निश्चित वर्क से भी कितने सारे क्वेश्चन हैं। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू टी.एस. यहाँ मिल्टन नहीं है, ये ना पेपर में ही मिस्टेक हुई है, बल्कि मिल्टन ना हो गया, यहाँ टी.एस. एलियट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टी.एस. एलियट ने जॉन मिल्टन के जो वर्क है उनको किस चीज का एग्जाम्पल बताया है? ऑप्शन है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर डिसएसोसिएशन ऑफ एक्शन एंड ब्रेन। ध्यान रखना है, जॉन मिल्टन के बारे में ये कह रहे हैं और इन्होंने जॉन मिल्टन के वर्क्स को क्या बताया? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बताया। जैसे कि आपने जाना कि इन्होंने जॉन डन के लिए क्या कहा था, है ना, इनकी जो टर्म थी स्पेशली वो सेंसिबिलिटी से रिलेटेड थी, तो वो इन्होंने उनको कॉइन किया था। ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब ये कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन के जो वर्क है ना वो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें क्या है? डिसएसोसिएशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू वे इंटेलेक्चुअल थॉट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन पोएट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो मतलब यहाँ पे ना हमारे जो इंटेलेक्चुअल थॉट हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, या हम पोइट्री की जो फीलिंग ले रहे हैं, उसका जो अनुभव ले रहे हैं, उससे हमारे जो इंटेलेक्चुअल थॉट है वो टोटली डिफरेंट है।
तो उस चीज को इन्होंने डिसएसोसिएशन कहा है, ठीक है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उस चीज को कहा है, और ये ज्यादातर हमें जॉन मिल्टन के वर्क में देखने को मिलती है। ये बात कौन कह रहे हैं? टी.एस. इलियट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो जॉन मिल्टन की अगर हम बात कर लें तो इनका जो सबसे फेमस वर्क है जो आपको प्रिपेयर करना है वो क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, which of the following metaphysical poet is known for his innovative style of poetry which is used in pattern poems composed by him? तो इसमें से बताना है कि कौन सा वो मेटाफिजिकल पोएट है जिसको अपने इनोवेटिव स्टाइल के लिए जाना जाता है, कि पोएट्री में वो कुछ नया इन्वेंट करते हैं, इनोवेटिव स्टाइल का यूज करते हैं अपनी पैटर्न पोएम्स में। ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, जॉर्ज हर्बर्ट। तो इनोवेटिव स्टाइल ऑफ पोएट्री के लिए कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन क्या है ये भी आपको बताना चाहिए। मेटाफिजिकल पोएट हैं और लाइफ स्पैन है 1593 टू 1633, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज प्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स, मतलब ये इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं, वो प्योर हैं प्रॉपरली और वो इफेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं, इनोवेशन यूज करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। हर्बर्ट्स पोएम्स रिजेंबल टू डर्न्स पोएम, मतलब हाँ आप देखोगे जॉन डन की पोएम्स और जो ये जॉर्ज हर्बर्ट है इनकी पोएम्स रिजेंबल करती हैं आपस में, मतलब एक दूसरे से सिमिलरिटीज देखने को हमें मिलती है इन द यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इन द राइम ऑफ स्पीच। इन सारी चीजों में आपको कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी जॉन डन की पोइट्री और जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री में। और जॉर्ज हर्बर्ट की कुछ ऐसी पोएम्स हैं सच एज द ऑल्टर, ठीक है, द ईस्टर्न विंग्स। तो ये कैसी है? ये पैटर्न पोएम है, मतलब सेम पैटर्न में लिखी हुई चीज जब भी होती है तो उसको हम पैटर्न पोएम्स कहने लगते हैं, ठीक है। लाइन फॉर्मिंग द शेप ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। अभी देखिए ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। इसके पोएट को पहचानना है। लाइन क्या है? लॉरा स्ट्रेच्ड हर ग्लीमिंग नेक लाइक अ रश एम्बेडेड स्वान, लाइक अ लिली फ्रॉम द बैक, लाइक अ मूनलाइट पॉपुलर ब्रांच, लाइक अ वेसल एट द लॉन्च व्हेन इट्स लास्ट रेस्ट्रेन इज गॉन। तो ये जो लाइन ली गई है ये कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रिस्टीना रोसेटी, एडवर्ड लियर या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये लाइन्स हैं क्रिस्टीना रोसेटी की, ठीक है। क्रिस्टीना रोसेटी का एक वर्क है गॉबलिन मार्केट, उससे ये ली गई है, गॉबलिन मार्केट, ठीक है। इसकी थीम तो काफी मतलब सीरियस थीम पे बेस्ड है ये पोयम, लेकिन इनके मतलब इन्होंने जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है या राइमिंग स्कीम है ना वो चाइल्ड लाइक राइमिंग स्कीम का यूज किया है, ठीक है। एक नर्सरी राइम की तरह इन्होंने ये पोयम लिख दी है। हालांकि थीम बहुत सीरियसनेस पे है, लेकिन इसकी जो राइम है या इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह नहीं है, ठीक है। जैसे कोई नया व्यक्ति पोएट्री लिखता है इस तरीके से है, एक नर्सरी राइमिंग में इन्होंने ये पोएम पूरी लिख दी है, ठीक है। दिस पोएम इज अ हॉन्टिंग एंड पावरफुल वर्क ऑफ 90th सेंचुरी पोइट्री। 90th सेंचुरी का काफी सीरियस थीम पे लिखा हुआ है, एक पावरफुल वर्क है दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ फैंटेसी, folklore, allegory to explore complex theme of sexuality, desire and temptation, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है ही नहीं, ठीक है। आप यहां भी देख रहे हो इसमें कोई निश्चित राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक। इट इज अ 29 लाइन पोएम दैट इज सेपरेटेड इनटू स्टेंजास ऑफ डिफरेंट लेंथ। मतलब इसमें स्टेंजास की काउंटिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन हर एक स्टेंजा की जो लेंथ है वो अलग अलग है, किसी में 8 लाइन, किसी में 9 लाइन, किसी में 10 लाइन, किसी में 4 लाइन, इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। अनइक्वल लेंथ है स्टेंजास की, ठीक है। द लाइन फॉलोज अ लूज राइम स्कीम। तो लाइन क्या फॉलो कर रही है? लूज राइमिंग स्कीम, मतलब कहीं भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर एक सीक्वेंसिंग में राइमिंग स्कीम नहीं है। दैट यूज फॉर सेक्शन ऑफ द पोएम बट इट इज फॉर फार फ्रॉम
इन मोमेंट, मतलब ये कंसिस्टेंसी में नहीं है बेसिकली। ओके, इन मोमेंट्स द पोएम हैव अ नर्सरी राइम लाइक फील, बट इट कैन बी क्वाइट सिनिस्टर इन प्लेस। तो आपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। पोएम कौन सी है? गॉबलिन मार्केट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गॉबलिन मार्केट ये पब्लिश कब होती है? 1862। ठीक। और अब बात करते हैं क्रिस्टिना रोसेटी की। सबसे पहले ये कौन सी एज से बिलोंग कर रही हैं? तो ये विक्टोरियन पीरियड से, विक्टोरियन एज से, विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है। और इनके बारे में, इनका लाइफ स्पैन अगर आप देखोगे तो ये 1830 टू 1894, 1894। ठीक है। और विक्टोरियन एज से बिलोंग कर रही हैं। अगर डेट भी पूछ ली जाए तो 5 दिसंबर है 1830, और ये 29 दिसंबर। ठीक है। इनके जो और क्या फेमस वर्क हैं, एक तो गॉबलिन मार्केट भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिरिकल पोएम्स हैं इनकी, पोएटिक कलेक्शंस इन्होंने पब्लिश किए हैं, हाइंस है। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं प्री रैफलाइट मूवमेंट से, ये जुड़ी हुई है क्रिस्टिना रोसेटी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ अगर आप इसी तरीके की आगे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डेली ना तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी ये इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अभी ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम इसी डिटेल वे में सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। जैसे कि आप जानते ही हो कि ये DSSB का अभी हाल फिलहाल में हुआ वो क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर आप अब देखोगे तो DSSB का नया सिलेबस आ चुका है। ठीक है। काफी बच्चे होंगे जिन्हें तैयारी में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जो TGT का सिलेबस है वो भी टोटली अलग कर दिया है। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके रुझान के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसके कंटेंट पे आपको पढ़ना है या उससे रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस करो, या लिख के भी बता सकते हो। मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।